डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10th की मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। लास्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा कि जब हमें युगपत समीकरण दिए रहते थे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जब हमको दिया रहता था, तब हम कैसे उन समीकरणों से निरूपित रेखाओं की प्रॉपर्टीज़ को हम बताते थे कि वे रेखाएं परस्पर समांतर हैं, कि परस्पर संपाती हैं, कि एक दूसरे को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। कैसे a1/a2, b1/b2 और c1/c2 के माध्यम से हमने उसके बारे में डिस्कस किया। इस पार्ट में हमें ये दिया रहेगा कि दिया गया समीकरण निकाय एक अद्वितीय हल रखेगा, कि संगत होगा, कि असंगत होगा, कि उनसे निरूपित रेखाएं संपाती होंगी या समांतर होंगी। हमें इस प्रॉपर्टी की सहायता से एक अननोन क्वांटिटी की वैल्यू निकालनी होगी। वो वैल्यू p भी हो सकती है, लैम्डा भी हो सकती है, म्यू भी हो सकता है, एक अननोन क्वांटिटी हो सकती है और उसी क्वांटिटी की वैल्यू हमें निकालनी होती है। तो आइए इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन देखते हैं और जो बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ उस बात को और अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन। लास्ट पार्ट के क्वेश्चंस में हम लोगों ने देखा था कि हमें युगपत समीकरण दिए रहते थे, दो चरों के रैखिक समीकरण हमको दिए रहते थे और हमें चेक करके बताना होता था कि दिया गया समीकरण निकाय संगत है कि असंगत है, या उन समीकरणों से निरूपित रेखाएं परस्पर समांतर हैं, संपाती हैं, या एक दूसरे को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। यानी कि हमें इक्वेशन दिया रहता था और उसकी प्रॉपर्टी को बतानी रहती थी, उसके गुण को बताना रहता था। लेकिन यहाँ पर गुण को दे रखा है, प्रॉपर्टी को दे रखा है और हमें ये बताना है कि इसमें एक अननोन क्वांटिटी है, उस क्वांटिटी की वैल्यू क्या होगी। इस टाइप के क्वेश्चंस पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसे इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो क्वेश्चन कहता है कि p के किस मान के लिए युगपत समीकरण 4x + py + 8 = 0 और 2x + 2y + 2 = 0 का एक अद्वितीय हल है। इस क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि इसका एक अद्वितीय हल है। ये हमको पता है कि ये जो समीकरण निकाय है, इस समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल है। तो इसका सॉल्यूशन हम कुछ इस टाइप से देते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है 4x + py + 8 = 0 और दूसरा इक्वेशन है 2x + 2y + 2 = 0। ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकंड है। कह रहा है कि ये जो समीकरण निकाय है यह एक अद्वितीय हल रखता है। तो कंडीशन ये है कि चूंकि समीकरण निकाय एक अद्वितीय हल रखता है, चूंकि समीकरण निकाय एक अद्वितीय हल रखता है और हम ये जानते हैं कि जब a1/a2 ≠ b1/b2 होता है तब समीकरण निकाय एक अद्वितीय हल रखता है। ठीक इसी का उल्टा, अगर समीकरण निकाय एक अद्वितीय हल रखता है तब उस कंडीशन में हो जाता है कि a1/a2 ≠ b1/b2। अगर ये कंडीशन दे रखी है तो हम ये कह सकते हैं, और अगर ये कंडीशन दे रखी है तो हम इसको भी कह सकते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है कि समीकरण निकाय एक अद्वितीय हल रखता है। इसका मतलब हुआ कि हम इस बात को कह सकते हैं कि a1/a2 ≠ b1/b2 होगा। यहाँ पर हम a1/a2 और b1/b2 की वैल्यूज़ को पुटअप करके सॉल्व कर देते हैं और हमें रिज़ल्ट मिल जाता है। तो हम देखें यहाँ से a1 की वैल्यू 4, a2 की वैल्यू 2 है, तो ये मिलेगा हमें 4/2 ≠ b1/b2। सिंबल ≠ का लगा है तो ≠ का रहेगा b1/b2 यानी p/2।
अब यहाँ पर हमें C1 C2 से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो कंडीशन हमें मिली उसी कंडीशन में वैल्यूज़ को पुटअप कर देना है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2p इज़ नॉट इक्वल टू 2 इंटू 4, इट्स इम्प्लाइज 2p इज़ नॉट इक्वल 2 इंटू 4, तो p इज़ नॉट इक्वल टू 2 इंटू 4 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल होगा, यानी कि p इज़ नॉट इक्वल टू 4। कहने का मतलब ये हुआ p का मान अगर 4 नहीं होगा, और कोई भी मान हो सकता है, लेकिन p का मान 4 नहीं होगा, तो जब p का मान 4 नहीं होगा उसी कंडीशन में ये समीकरण निकाय एक अद्वितीय हल रखता है। हमें तो p की वैल्यू निकालनी थी, तो कहने का मतलब अब हमें हमसे ये नहीं मतलब है कि p का क्या मान हो सकता है, लेकिन एक कंडीशन हमको मिल गई कि p की वैल्यू 4 नहीं हो सकती है, बाकी किसी भी वैल्यू के लिए वह एक अद्वितीय हल रख सकता है, लेकिन 4 के लिए नहीं रखेगा। तो ये इसका एग्जैक्ट आंसर है, p इज़ नॉट इक्वल टू 4। इस पर बेस्ड एक और क्वेश्चन देखते हैं। इसी सीक्वेंस में हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि युगपत समीकरण kx प्लस 3y इक्वल टू -3, 12x प्लस ky इक्वल टू -k, ये दो समीकरण है के अनंतः अनेक हल होंगे यदि k का मान है। तो इसके 4 ऑप्शन हमको दिए गए हैं। दो इक्वेशन दिया है kx प्लस 3y, kx प्लस 3y इक्वल टू -3 यहाँ पर दिया है, लेकिन इसको हम +3 इक्वल टू 0 कर देते हैं। +3 इक्वल टू 0, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। यहाँ पर इक्वल टू -3 दिया है, लेकिन इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए हमने इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ऐसे ही यहाँ से 12x प्लस ky और इस -k को हम लेफ़्ट साइड में ले लेते हैं, तो ये हो जाता है +k इक्वल टू 0। ये हो गया इक्वेशन सेकंड। अब ये कह रहे हैं कि ये जो समीकरण निकाय हैं इसके अनंतः अनेक हल हैं। तो चूंकि समीकरण निकाय के अनंतः अनेक हल हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर समीकरण निकाय के अनंतः अनेक हल है तो इसका मतलब होता है कि a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2, ये होता है। इसमें हम वैल्यूज़ को पुटअप कर देते हैं, तो k अपान 12 इक्वल टू b1 अपान b2 3 अपान k इक्वल टू c1 अपान c2 यानी 3 अपान k। अब हम इसमें से चाहे इसको लेके सॉल्व कर दें या इसको लेके सॉल्व कर दें, जिससे हमको k की वैल्यू मिल जाती है, उससे हम फाइंड कर लेते हैं। तो हम इन दोनों को ले लेते हैं, तो क्या लिखेंगे हम k अपान 12 इक्वल टू 3 अपान k से, यहाँ से हम देख लेते हैं, यहाँ से क्या होगा k इंटू k स्क्वायर इक्वल टू 12 3 36, यानी कि यहाँ से k की वैल्यू हमको मिल गई +-6, यानी k की दो वैल्यू हमको मिलेगी +6 और -6। तो आंसर में हमको +6 दिया है, इसलिए हमारा ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर -6 भी दिया होता तो हमारा वो ऑप्शन भी करेक्ट हो जाता। आइए इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन और देखते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है कि k के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। ये समीकरण युग्म दिया है, हमें बताना है कि k के किस मान के लिए इस समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इस इक्वेशन को यहाँ नोट कर लेते हैं, बट ये इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिया है, तो पहले हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, यानी इस 1 को लेफ़्ट साइड में करके -1 हमने यहाँ पर कर दिया है, और ऐसे ही 2k + 1 को भी हम लेफ़्ट साइड में कर दिए हैं, और यहाँ पर
ब्रैकेट में 2k + 1 = 0 हो जाता है। बाकी सब कुछ यही लिखा हुआ है। अब ये कह रहे हैं कि इस समीकरण निकाय का कोई हल नहीं है, तो चूंकि समीकरण निकाय का कोई हल नहीं है, इसलिए क्या होगा, अगर समीकरण निकाय का कोई हल नहीं है तो होगा a1/a2 = b1/b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2। ये कंडीशन बन जाती है और इसमें हम वैल्यूज़ को पुटअप कर देते हैं तो क्या होगा, a1/a2 3/2k - 1 इक्वल टू 1/k - 1 इक्वल टू -1/-2k + 1। यहाँ पर इज़ नॉट इक्वल टू हो जाएगा। अब इसी इक्वेशन को हमें सॉल्व कर देना है। या तो हम ये इक्वल टू ये ले लें, या तो ये इज़ नॉट इक्वल टू ये ले लें, या तो ये इज़ नॉट इक्वल टू ये ले लें। किन्हीं दो को हम ले सकते हैं और ले करके इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं कि पहले इन दोनों को ले लेते हैं, यानी 3/2k - 1 इक्वल टू 1/k - 1 लेने पर, या हम लिख सकते हैं ये इक्वल टू ये से, इसको भी हम लिख सकते हैं जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में लिखा था। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा 3k - 3 इक्वल टू 2k - 1। k को लेफ़्ट साइड में ले लेते हैं तो 3k - 2k इक्वल टू -1, और ये -3 राइट साइड में जाएगा तो +3। इट सिंप्लाइज यहाँ से हमें मिलेगा 3k - 2k, k इक्वल टू -1 + 2 यानी कि 2। इसका मतलब ये हुआ k की वैल्यू 2 हो जाएगी, तब इस निकाय का कोई हल नहीं होगा। अब आपके दिमाग में ये बात आएगी कि हमने इन दोनों को क्यों ले लिया, हमने इन दोनों को क्यों नहीं लिया। तो अगर हम इन दोनों को ले करके चलते हैं तो मैं आपको शार्ट में बता देता हूँ कि हम लेंगे 3/2k - 1 इक्वल नॉट इक्वल टू -1/-2k + 1। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 6k + 3 इज़ नॉट इक्वल टू 2k - 1। इसको लेफ़्ट में ले आएंगे तो हमें मिलेगा 4k इज़ नॉट इक्वल टू -4, यानी k इज़ नॉट इक्वल टू -1। इसका मतलब ये हुआ k की वैल्यू -1 नहीं हो सकती है। तो k की वैल्यू -1 नहीं होगी, क्योंकि k की वैल्यू 2 तो हो सकती है। तो चाहे आप इसको लिखिए कि k इज़ नॉट इक्वल टू -1, या आप ये बता दीजिए कि k की वैल्यू 2 होगी, तो भी इसका आंसर करेक्ट होगा। तो हमारा आंसर k इक्वल टू 2 होगा। आप इन दोनों को भी लेके चलेंगे तो ये आंसर आपको मिलेगा, ये आंसर भी करेक्ट है। लेकिन इस केस में हम इक्वल के आंसर को दिखाते हैं तो ये आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसी सीक्वेंस में एक क्वेश्चन और हम देखते हैं। क्वेश्चन कहता है कि a और b के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। ये समीकरण युग्म हमको दिया है, इस समीकरण युग्म के अनेक हल हैं। तो अनेक हल होने का मतलब क्या होता है, इसकी क्या कंडीशन बनती है, वो हम लोग समझ लेते हैं। लेकिन सबसे पहले हम इन समीकरणों को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, यानी 7 को लेफ़्ट साइड में ले लेते हैं और इसको भी लेफ़्ट साइड में करके इक्वल टू 0 पुटअप कर देते हैं। तो वो काम हमने यहाँ पर कर दिया है। इस राइट हैंड साइड को 3a + b - 2 को ब्रैकेट में करके इस साइड मिला करके हमने माइनस इक्वल टू 0 कर दिया है। अब ये कह रहे हैं कि चूंकि समीकरण निकाय
अपरिमित रूप से अनेक हल रखता है, मतलब कि वो अनंत हल रखता है। तो अनंत हल रखने का मतलब ये हुआ कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। और इसकी वैल्यूज़ को हम पुटअप कर देते हैं तो हमें मिलता है 2/a-b इक्वल टू b1 3/a प्लस b इक्वल टू -7/-3a प्लस b -2, ये हमें मिल जाता है। अब हम चाहे तो इसको लेके सॉल्व करें, चाहे इसको लेके सॉल्व करें, चाहे तो इसको और इसको लेके सॉल्व करें, किसी को भी साथ में हम सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि तीनों आपस में इक्वल हैं। तो हम क्या करते हैं कि पहले इन दोनों को एक साथ ले लेते हैं। तो हम लिखेंगे कि 2/a-b इक्वल टू 3/a प्लस b से, या लेने पर भी हम लिख सकते हैं। तो कैसे सॉल्व होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2a प्लस 2b इक्वल टू 3a माइनस 3b। b को लेफ़्ट साइड में ले लें और a को राइट साइड में, तो सब पॉजिटिव बन जाएंगे। तो ये होगा 2b प्लस 3b इक्वल टू 3a माइनस 2a। इट सिंप्लाइज आपको मिल जाएगा 5b इक्वल टू a, यानी कि a की वैल्यू 5b मिल जाएगी। तो ये तो a और b में एक रिलेशन है, अभी ये आंसर नहीं है। अभी हम क्या करते हैं कि जैसे हमने इन दोनों को साथ में लेके सॉल्व किया है, वैसे ही हम इसको और इसको भी लेके सॉल्व कर लेते हैं और एक रिलेशन और मिल जाएगा a और b में। तब उन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमें a और b की वैल्यू मिल जाएगी। फिर देखिए पुनः हम क्या करते हैं कि इसको और इसको ले लेते हैं, तो होगा 3/a प्लस b इक्वल टू, माइनस से माइनस को कैंसिल कर दीजिए, 7/3a प्लस b माइनस 2 से, या हम लेने पर भी कह सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 9a प्लस 3b माइनस 6 इक्वल टू 7a प्लस 7b। तो हम क्या करें, a को लेफ़्ट साइड में ले लेते हैं। तो 9a में से 7a सब्ट्रैक्ट होगा तो हो जाएगा 2a, 3b और ये 7b। इसको भी लेफ़्ट साइड में लेंगे तो हो जाएगा -4b, ये प्लस 3b, और जब ये इधर आएगा तो -7b हो जाएगा। तो प्लस 3b और -7b -4b हो जाएगा, और ये -6 इक्वल टू 0। अब हम क्या करते हैं कि इस a की वैल्यू जो 5b हमको मिली है, इस वैल्यू को हम यहाँ उठा के पुटअप कर देते हैं। तो यहाँ से हमें मिलेगा, इसको हम इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं और इसको इक्वेशन 4 मान लेते हैं। तो हम लिखेंगे a का मान, या ऐसे लिखिए कि समीकरण 3 से a का मान समीकरण 4 में रखने पर, तो रखिए 2a की वैल्यू 5b है तो यहाँ 5b होगा, -4b -6 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 10b -4b -6 को साइड में ले जाइए तो इक्वल टू 6। तो ये होगा 10b -4b 6b इक्वल टू 6। तो b की वैल्यू 1 आ जाएगी। जब b की वैल्यू 1 आ जाएगी तो b की वैल्यू को हम इस इक्वेशन में रख देते हैं। तो यहाँ देख लीजिए इसको कि इसलिए समीकरण 3 से a इज़ इक्वल टू 5b इक्वल टू 5b की वैल्यू 1 इक्वल टू 5, यानी a की वैल्यू 5 आ जाएगी और b की वैल्यू 1 आ जाएगी।
तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस पार्ट का हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है कि एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है। यानी कि एक रैखिक समीकरण दिया हुआ है और वो रैखिक समीकरण है 2x + 3y -8 = 0। इक्वेशन फर्स्ट, ये पहला एक समीकरण ये दिया हुआ है। फिर कह रहे हैं कि दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि, अब इसमें 3 कंडीशन है। पहली कंडीशन कहता है कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं हों, यानी कि यहाँ पर हमें दो चरों में रैखिक समीकरण बताना है कि इस समीकरण और जो हम लिखेंगे उस समीकरण से निरूपित रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। तो हम ये जानते हैं कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो उस समय a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2 हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो इक्वेशन होगी उस इक्वेशन के जो x और y के कोफिशिएंट होंगे उनको जब हम लिखेंगे तो इसके साथ में जब a1/a2 और b1/b2 हम निकालेंगे तो वे दोनों आपस में इक्वल नहीं होने चाहिए। जैसे मान लीजिए हमने उस दूसरी इक्वेशन को फर्स्ट पार्ट के लिए हमने उस इक्वेशन को लिख दिया कि 5x - 8y + 4 = 0। हमने वो इक्वेशन सेकंड इस टाइप से लिख दिया। अब आप देखिए क्या a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2 है। चेक कर लीजिए कि a1/a2 की जो वैल्यू होगी वो 2/5 होगी, 2/5, और b1/b2 जो होगा वो होगा 3/-8, 3/-8। अब यहाँ से हम देखते हैं कि 2/5 -3/8 के इक्वल तो है नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2 है। तो जब इन दोनों रेखाओं के लिए a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2 है तो ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, यानी कि आपस में प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि हमें यहाँ पर ऐसे कोफिशिएंट लिख देने हैं, ऐसे गुणांक लिख देने हैं x और y के, जिससे कि a1/a2 b1/b2 के इक्वल ना हो। तो ये आसान तरीका है। अगर हम इसको सॉल्व करके निकालेंगे तो थोड़ा लंबा पड़ेगा, लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि ये जो इक्वेशन हमने लिखा है यही आंसर हमको मिलेगा। हमें दूसरा आंसर भी मिल सकता है, क्योंकि इस क्वेश्चन के अलॉट ऑफ आंसर्स हो सकते हैं, अनंत आंसर हो सकते हैं, बहुत से आंसर इस क्वेश्चन के हो सकते हैं। इसलिए आपको इससे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, आपका ये आंसर एकदम सही है। अब हम सेकंड पार्ट की ओर बढ़ते हैं। सेकंड पार्ट में है कि समांतर रेखाएं हों। समांतर रेखाएं होने का मतलब ये हुआ कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 होना चाहिए। यानी कि जो इक्वेशन हम यहाँ लिखेंगे उसके कोफिशिएंट्स का जो रेशियो होगा वो आपस में इक्वल होना चाहिए। अगर जैसे यहाँ पर 2 लिखा है तो हम 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2 4 = 8x प्लस 3 4 = 12y माइनस 8 4 = 32 इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वेशन सेकंड हो गया और ये सेकंड पार्ट का आंसर हो गया। अगर हम यहाँ से देखें तो a1/a2 2/8 यानी 1/4 होगा, b1/b2 3/12 यानी 1/4 होगा, और c1/c2 -8/-32 यानी कि 1/4 होगा। तो इस तरीके से a1/a2 b1/b2 c1/c2 आपस में इक्वल हो जाते हैं। अगर आप चाहते तो इस 2 में 5 से भी मल्टीप्लाई कर सकते थे, तब उस समय आपका आंसर हो जाता 2 5 = 10x प्लस 3 5 = 15y माइनस 8 5 = 40 इक्वल टू 0।
ये भी आपका आंसर हो सकता है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। तो इस टाइप के क्वेश्चन में अनेकों आंसर आते हैं, आप उसमें से कोई भी लिख सकते हैं। लिखने की टेक्निक मैं आपको बता दिया। अब इसी तरीके से हम थर्ड पार्ट की ओर बढ़ते हैं। तो थर्ड पार्ट में क्या है कि ये कह रहे हैं कि संपाती रेखाएं हो। संपाती रेखाएं का मतलब हुआ कि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इज़ नॉट इक्वल टू C1/C2 होना चाहिए। तो अब ये देखिए A1/A2 और B1/B2 तो आपस में बराबर होना ही चाहिए, इसलिए हम 2 में जिस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे उसी नंबर से 3 में भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जैसे हमने इसमें मान लीजिए हमने 6 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, 2 6 ज़ा 12 x प्लस 3 6 ज़ा 18 y। अब यहाँ पर आप 8 में 6 से मल्टीप्लाई मत कीजिए, कोई भी नंबर आप लिख दीजिए। मान लीजिए आपने लिख दिया +4 इक्वल टू 0। ये आपका इक्वेशन सेकंड बन जाएगा थर्ड पार्ट के लिए, और ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। क्योंकि आप देखते हैं यहाँ पर कि 2/12 A1/A2 की वैल्यू 2/12, B1/B2 की वैल्यू 3/18, ये भी 1/6 देगा, ये भी 1/6 देगा, लेकिन ये 1/6 नहीं देगा। जब हम -8/4 करेंगे तो वो -2 आ जाएगा, यानी वो इज़ नॉट इक्वल टू हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। इस तरीके से हम लोगों ने इस पार्ट को ख़त्म किया। आप इस वीडियो को खूब रिलैक्स होकर के देखिए, वीडियोस को पॉज करके देखिए, तो पूरी बात आपकी समझ में आ जाएगी। और अगर बात को आप समझ जाते हैं तो वीडियोस को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे आने वाली नई वीडियोस की अपडेट्स का नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।